नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राइज सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपका जो आरएएस प्री, सीटी ग्रेजुएशन और सीटी 10+2 और आरपीएसआई, इन चारों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है। आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना। और ये चूंकि आपके सिलेबस का मेन टॉपिक है तो इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में भी पहले पूछे गए हैं और आपकी आने वाली जो भी फर्दर एग्जाम्स होंगी, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगी, उनमें भी इस टॉपिक से बहुत अच्छे और काफी ज्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस पेपर में क्वेश्चन आएगा, आरएएस में, आरपीएसआई में, सीटी में, दोनों ग्रेजुएशन और +2 में, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और ये टॉपिक जो है ना, आपके लिए पढ़ने के साथ साथ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आपकी पढ़ाई के अलावा आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके शारीरिक और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला है। तो इस चैप्टर को सिर्फ आप एज ए कैजुअल एग्जाम के पर्पज से न पढ़ के, एग्जाम के साथ साथ में इनमें काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ का, दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। तो उनसे आपको बहुत सारे जो आपके दिमाग में पहले से जो मिसकंसेप्शंस हैं, है ना, भ्रांतियां जो आपके पहले से विकसित हैं, वो भी दूर होंगी और आपको कुछ नई जानकारी इसके बारे में पता चलेगी। आहार और पोषण जो है, फूड और न्यूट्रिशन, ये वाला जो चैप्टर है, ये आपके आरएएस प्री में भी और आरएएस मेन में, रिटन एग्जाम्स में भी आपके जो होगा वो काफी अच्छा टॉपिक है। अब इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे, एक तो इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे फूड और न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सर जो फूड और न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट और अनबैलेंस्ड डाइट, है ना, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम जो एनर्जी पिरामिड है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, वो क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में कंपोनेंट पढ़ेंगे, भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। और ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर के अलावा जो आपका एक जो दूसरा जो चैप्टर है, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और जूनोटिक जो डिजीज वाला जो चैप्टर है, उसमें भी जब हम पढ़ते हैं सर रोगों के प्रकार या रोगों के कारण, कॉजेज ऑफ डिजीज, कि ये जो ह्यूमन बॉडी में जो रोग होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं। तो कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल वाली डिजीज होती हैं। उनमें से एक जो डिजीज होती है वो ये भी आती है, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां, है ना। तो वो जो वहां पर आपको जो टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम काफी डीप में पढ़ चुके होंगे। तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां भी वाला जो चैप्टर है, उसका जो आपका मैटर है वो इसी टॉपिक से भी कवर हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े और इसको समझे। एक तो इतना अच्छा है कि इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो आपके आसपास की जो दैनिक जीवन है आपका, उसका ये हिस्सा है। चलिए अब बात करें सर फूड और न्यूट्रिशन की। तो सर फूड और न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और जब हम पोषण हमें किससे मिलता है सर? आहार से मिलता है। कि जब हम आहार ग्रहण करेंगे, फूड अगर हम लेंगे, भोजन हम खाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा, है ना। न्यूट्रिशन से हमें गेन होते हैं। अब ये जो पोषण होता है, ये करना क्या होता है कि आपको भोजन के अलग अलग तरीके के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे आपको जो पोषण के जो अलग अलग जो घटक हैं, लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, फैट, जिसे फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं, मिनरल्स, ये मिलेंगे आपको। और किसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी वो भी अलग अलग खाद्य पदार्थों पर डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर ज्यादा है, फैट किसके अंदर ज्यादा है, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसके अंदर है, ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो जब हम आहार ग्रहण करते हैं, फूड जब हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अब कौन सा पोषक तत्व किस एज में,
है ना, किस उम्र में और किस में सर, मेल में, फीमेल में, अगर फीमेल भी है तो नॉर्मल वर्किंग फीमेल है, या वो फिर जो है प्रेग्नेंट फीमेल है, या फिर वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे को स्तनपान कराने वाली जो महिला है, उसको कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, उसको प्रोटीन कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उसको प्रोटीन की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक बच्चा होगा उसको कितने पोषक तत्व चाहिए, शिशु को कितने पोषक तत्व चाहिए, एक 18 साल तक के युवा को कितने पोषक तत्व चाहिए, और 18 साल से ऊपर जो भी इंसान है उसको पोषक तत्व और दैनिक भोजन में कितने कैलोरी उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हमारा इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। अब भोजन भी कैसा होना चाहिए सर, पोषण तो हर किसी तरीके से भोजन से मिलेगा, लेकिन एक होता है पोषण और एक क्या होता है सर, कुपोषण। अब कुपोषण जो हो गया सर हमारा, जिसे माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो भोजन भी होना चाहिए हमारा अच्छा, है ना, स्वादिष्ट, है ना, या आपका टेस्टी और हेल्दी, है ना, स्वादवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक, है ना, हेल्दी भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। और हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ में उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, आवश्यक मात्रा में उसके अंदर पोषक तत्व भी मौजूद होने चाहिए। अगर उसके अंदर आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं तब तो उस भोजन से आपको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। और अगर वो खाना स्वाद वाला अच्छा होने के साथ साथ में, टेस्टी होने के साथ साथ में उसमें प्रॉपर आपके न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जितना होने चाहिए उतने नहीं हैं, एक या एक आध भी पोषक तत्व की कमी हो, तो फिर आपको वो प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा। और जब प्रॉपर पोषण नहीं मिलता, ऐसी स्थिति को हम कुपोषण के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अब आपको पोषण किससे मिलेगा सर, ऐसा खाना जो स्वाद वाला भी हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। तो ऐसे खाने को हम क्या बोलते हैं सर, जिसमें सभी पोषक तत्वों, संतुलित भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। तो संतुलित भोजन से तो हमें मिलेगा पोषण, और जो असंतुलित भोजन होगा, असंतुलित भोजन, अनबैलेंस जो डाइट होगी, उससे क्या होगा, कुपोषण होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। अब देखिए सबसे पहले बैलेंस डाइट की अगर हम चर्चा करें, है ना, डिस्कस करें बैलेंस डाइट की, बैलेंस डाइट होता क्या है। बैलेंस डाइट पर अगर चर्चा की जाएगी सर बैलेंस डाइट होता है क्या है, तो बैलेंस डाइट ऐसे डाइट को, ऐसे भोजन को कहा जाता है, संतुलित भोजन वह है, बैलेंस डाइट वो है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, जितने भी हमें एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसके अंदर उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, आवश्यक पोषक तत्व उसके अंदर क्या हो, उपलब्ध हो, तो वो भोजन हमारा क्या कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। अगर इफ उस भोजन में किसी भी पोषक तत्व की, किसी भी या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक रहती है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वो अनअवेलेबल रहता है ना, किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी रहती है या पोषक तत्व में वो जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं सर, असंतुलित भोजन के नाम से जानते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, मे बी वो एक ही न्यूट्रिएंट्स हो, सिर्फ एक पोषक तत्व की कमी आपको लंबे समय तक रहे, वो आपको लंबे समय तक नहीं मिले, या ये भी हो सकता है मे बी आपको एक से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल नहीं हो, साल 2 साल 3 साल से, है ना, तो उनकी कमी से काफी बीमारियां पैदा हो जाती है। और ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो, उस भोजन को असंतुलित भोजन, अनबैलेंस्ड डाइट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है उसे सर, अनबैलेंस्ड डाइट कहा जाता है, उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है। अब अगर हम असंतुलित भोजन करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होगा सर, असंतुलित भोजन करने से, अनबैलेंस्ड डाइट करने से सर, उससे हमें यही नुकसान होगा कि सर हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जब भी हम कुपोषण के शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे अंग विकार हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, है ना, ऑर्गन डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो अगर लंबे समय तक भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उस स्थिति को कुपोषण कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर आपका कोई भी पोषक तत्व
जो होता है वो एक पोषक तत्व है, एक से ज्यादा पोषक तत्व हो, जब वो लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो या लंबे समय तक उसकी कमी हो, तो ऐसा जो भोजन जब हम करेंगे तो उससे जो स्थिति पैदा होगी उस स्थिति को क्या बोलते हैं सर? हम कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर जैसे हम बात करें आयरन, फेरस, आयरन, लोहा, आयरन धातु, और ये जो जिसको हम लोहा बोलते हैं, ये किसके अंदर पाया जाता है सर? हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड में होता है ये सर। तो अगर हमारे खून में आयरन की कमी होगी तो सर खून का निर्माण नहीं होगा, खून का रंग लाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आरबीसी होती है, उस आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये हो गई हमारी आरबीसी और ये क्या हो गया हमारा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है आयरन धातु Fe++, है ना, फेरस के रूप में Fe+2। तो आयरन धातु पाई जाती है। अब आयरन होगा तो आयरन जब मिलेगा हीमोग्लोबिन के साथ में तो आरबीसी का निर्माण करेगा या खून का निर्माण करेगा। खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसकी वजह से? आयरन की वजह से। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को यह आयरन लंबे समय तक नहीं मिले तो फिर उसके शरीर में क्या हो जाएगी? खून की कमी। और खून की कमी होने वाली स्थिति को हम क्या बोलते हैं सर? एनीमिया के नाम से जानते हैं। एनीमिया हिंदी में इसे अरक्तता या रक्ताल्पता के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसे एनीमिया बोलते हैं। अब एनीमिया भी कई तरीके का होता है। जैसे अगर आप पढ़ोगे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है, विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे डिटेल में कि B6 की कमी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है, B9 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है और B12 की कमी से कौन से प्रकार का एनीमिया होता है। लेकिन अगर भोजन में हमें आयरन नहीं मिलेगा और आयरन नहीं मिलेगा तो उससे जो खून का रंग लाल होगा वो नहीं होगा, आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी के केंद्र में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन और ये जो आपका आयरन होता है ये मिलकर के ही खून का रंग लाल करते हैं। खुद का हीमोग्लोबिन का खुद का रंग तो बैंगनी होता है, पर्पल कलर का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। तो ये अब ये आपको जैसा आयरन खूब मिलता है सर, आयरन सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलता है? स्पिंच, पालक के अंदर सबसे ज्यादा आयरन होता है। पालक के अलावा सर बाजरे में बहुत अच्छा आयरन होता है ना, बाजरे में भी आयरन पाया जाता है। इसके साथ में अगर आप गुड़ देखें तो गुड़ में भी आयरन होता है, देसी गुड़ है ना, उसके अंदर भी आयरन होता है। तो ये जो भोजन होता है, अब आयरन की पूर्ति के लिए जरूरी नहीं है कि सर पूरे देश के लोग या पूरे वर्ल्ड के लोग बाजरा ही खाएं, और भी चीजों में आयरन होता है। साउथ साइड में लोग बाजरा शायद नहीं खाते होंगे क्योंकि वहां पर बाजरा पैदा नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न जो आपका वेस्टर्न क्या आप ये बोल लीजिए, नॉर्थ इंडिया में खासकर जो आपका राजस्थान है तो वहां यहाँ पर बाजरा ही पैदा होता है, बारिश पर आधारित फसल है आपकी, है ना। और अगर उसमें भी अगर आप बात करें पश्चिमी राजस्थान, है ना, तो जो पश्चिमी राजस्थान है, जो आपका जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका है, वहां पर तो गेहूं पैदा ही नहीं होता क्योंकि वहां तो रेगिस्तान है, पानी की कमी है। तो वहां जो लोग हैं वो पीने का जो पानी होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना करके रखते हैं, उसमें वो तो बारिश का पानी जो उन्होंने स्टोर करके रखा उसी को पीने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गेहूं वगैरह तो वहाँ पैदा होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पानी है ही नहीं, रेगिस्तान है। तो उनका जो मुख्य भोजन है क्या है? वो बाजरा है ना, बाजरा है, क्योंकि सर वो बारिश पर डिपेंड होता है, तो बारिश तो हो जाती है, वो पैदा हो जाता है। और बाजरा भी दो तरीके का होता है, एक बाजरा होता है और एक थोड़ा सा मीठा बाजरा होता है जिसके दाने थोड़े से बाजरे से छोटे साइज के होते हैं, जिसे आम भाषा में बाजरी कहा जाता है। वो मीठा होता है, उसकी रोटी बहुत टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी। और बाजरे की रोटी और उसके साथ में गुड़ हो और साथ में दही हो, आयरन भरपूर मात्रा में मिलेगा, कैल्शियम फास्फोरस मिलेंगे, सबसे गजब का भोजन हो गया ये ना, देसी भोजन। इसका तो मुकाबला किसी चीज से नहीं। फिर आपको आयरन की टैबलेट, आयरन के कैप्सूल खाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। एक बाजरा मोटे दाने वाला आता है, उसे बाजरा बोलते हैं, वो थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता है, हल्का कसैलापन होता है उसके अंदर। और एक उससे छोटे साइज का दाना होता है जिसे बाजरी कहा जाता है, और उसके अंदर थोड़ी गर्मी भी कम होती है, इसलिए वो लगभग 12 महीने से इस्तेमाल किया जा सकता है बाजरी को, मतलब गर्मी में भी खाया जा सकता है। लेकिन बाजरे को अगर आप गर्मियों में खाएंगे तो शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में तो लोग अधिकतर 8 से 10 महीने बाजरा ही खाते हैं, है कि नहीं है? चलिए, तो अगर उसमें आयरन की कमी हो जाएगी लंबे समय तक तो खून की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो एक पोषक तत्व, सारे उसे पोषक तत्व मिल रहे थे, सिर्फ उसे आयरन नहीं मिल रहा था,
है ना। अब जो लोग बाजरे की रोटी नहीं खाते उनमें आयरन की कमी हो सकती है, या जो लोग हैं आपके पालक नहीं खाते उनमें आयरन की कमी हो सकती है, तो फिर उनको बाहर से आयरन के स्रोत जो है वो ग्रहण करने पड़ेंगे, आयरन के सोर्स लेने पड़ेंगे, या आयरन के कैप्सूल या टैबलेट ये खानी पड़ेंगी, है ना। तो इसकी अगर कमी होगी तो उसके शरीर में क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी अगर भोजन में आपको प्रॉपर आयरन नहीं मिल रहा है तो ये एक पोषक तत्व की कमी हो गई, और इससे आपको पोषण मिलने के बजाय क्या मिलेगा, कुपोषण मिलेगा, माल न्यूट्रिशन मिलेगा, और माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से आपके शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलोगे, एनीमिया के नाम से जानते हो। क्लियर है? चलिए अब अगर हम बात करें सर बैलेंस डाइट की, बात आई संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जो होता है, उस संतुलित भोजन में, बैलेंस डाइट में किस घटक का, क्योंकि जब हम भोजन के घटकों की बात करते हैं तो उसमें आता हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, है ना, और फाइबर, है ना, फाइबर जिनको हम रेशेज या रफेज के नाम से जानते हैं, वो भी होना आवश्यक है। तो ये अगर आप एनर्जी पिरामिड देखें तो ये एक एनर्जी पिरामिड बना हुआ है, जो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, इस पिरामिड का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कम होता जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो इस एनर्जी पिरामिड में कुछ खाद्य पदार्थ हैं, वो हमने इस तरीके से रखे हैं, ये देख लीजिए एनर्जी पिरामिड। तो ये आपका नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपके नंबर 2 हो गए, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। अगर आप नंबर 4 वाला एरिया देखें तो ये सबसे कम है, और नंबर 1 पर अगर आप एरिया देखें, पिरामिड का जगह देखें, क्षेत्रफल देखें, तो ये सबसे ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ही चलता है सर सबसे नीचे जो एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे वाला जो एरिया है वो आपको किस चीज को दर्शा रहा है सर? ऊर्जा देने वाले भोजन, ऊर्जा देने वाले भोजन, जो एनर्जी जो गिविंग जो फूड है, एनर्जी प्रोवाइडिंग जो फूड है, उनको खाद्य पिरामिड में कहां रखा जाता है? सबसे नीचे रखा जाता है। इट मीन्स ये किसके स्रोत है सर? आपके कार्बोहाइड्रेट के। किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट। मेनली किसके हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के हैं। ऊर्जा देने का जो काम करता है वो मुख्य तौर पर कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, और साथ के साथ में कौन करता है? वसा। लेकिन यहां पर ये जितने भी सोर्स हैं हमारे, वो ज्यादातर कौन से हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है सर? सीरियल्स से। सीरियल्स का मतलब क्या होता है? अनाज। अनाज से मिलेगा। ब्रेड जो आते हैं मार्केट में, पैक ब्रेड आते हैं, उनसे मिलेगा। चावल से आपको ये मिलेगा, और जो भी रोटी होती है, चपाती, अब अनाज में आपका गेहूं भी आ गया, सारे आ गए ना, इन सभी से क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः क्या देने का काम करता है? एनर्जी देने का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। हमारा शरीर को मुख्यतः मेनली जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है सर? कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब ये जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल रही है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए बॉडी को मूवमेंट करवाने के लिए। इवन यहां तक कि आप अगर सो रहे हैं, तब खाना खा के सो गए, तो आप श्वसन की क्रिया तो कर रहे हैं सोते सोते भी, और आपने खाना खा लिया और आप सो रहे हैं रात को, तो आपका भोजन तो सोते समय भी पचेगा। तो फूड के डाइजेशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे शरीर को भोजन के जितने भी घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, उन सभी में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी पड़ती है सर? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा मेनली हमारे शरीर को मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से आपके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए एनर्जी पिरामिड जो होगा हमारा, ऊर्जा जो पिरामिड होगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा किसकी होगी? कार्बोहाइड्रेट की होगी। तो एरिया किसका हो गया? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को हो गया। तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, इसमें जो आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या बता रहे हैं हमारे सर? हमारे शरीर को क्या प्रदान कर रहे हैं? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। सुरक्षा मेनली हमारे शरीर को किससे मिलती है? हमें सर विटामिन से मिलती है ना, विटामिन से मिलती है। अब ये आपको किससे मिलेंगे सर? वेजिटेबल्स और फ्रूट से, फल और सब्जियों से, है ना। तो विटामिन्स आपको मुख्य तौर पर किससे मिलते हैं? फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अगर आप इस एनर्जी पिरामिड में देखें, तीसरे नंबर पर जो वस्तुएं पदार्थ रखे हुए हैं वो क्या प्रदान करते हैं? उनका क्या काम होता है सर? हमारे बॉडी बिल्डिंग करने वाले फूड हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माण करने वाले भोजन। और शरीर निर्माण करने वाले भोजन कौन सा होता है मुख्य तौर पर सर? प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के ऊतक और अंगों की वृद्धि और विकास और शरीर के निर्माण में सहायक होता है। तो शरीर निर्माण करने वाला भोजन जो हो गया वो क्या हो गया? आपका प्रोटीन हो गया, है ना। क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, ठीक है।
तो ये प्रोटीन जो होता है वो आपके शरीर का निर्माण करता है। इसलिए प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है उसे, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं प्रोटीन को। तो बॉडी बिल्डिंग वाला खाद्य पदार्थ, या आपने देखा होगा सर जो लोग भी जिम करते हैं ना, जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो ज्यादातर किस पर फोकस करते हैं सर? वो दो चीजों पर फोकस करते हैं, एक तो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सर वो ज्यादा जिम करेंगे, हेवी वर्कआउट करेंगे तो बॉडी में क्या आएगी? थकान आएगी, वीकनेस आएगी, आराम वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो रेस्टलेस वाली कंडीशन में आ जाते हैं, और उनकी बॉडी में मसल्स बननी चाहिए, तो वो करते क्या? प्रोटीन वाली डाइट पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब ये जो आपका प्रोटीन वाला जो ये सप्लीमेंट लेते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं प्रोटीन वाले जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं ये, है ना। इसलिए ये बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं, और इनमें ज्यादातर में स्टेरॉइड्स होता है, और जो भारत सरकार के द्वारा इनके मैक्सिमम जो मानक हैं, जितने भी मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड चल रहे हैं प्रोटीन वाले, वो सब उसमें क्या हो गए? फेल हो गए हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा, इसे हे प्रोटीन भी कहा जाता है, हे प्रोटीन है ना, ये कंडेंस प्रोटीन होती है, उसमें से प्रोटीन के सोर्स को निकाला जाता है जो नुकसान करती है, फायदा कम करती है। नेचुरल सोर्स जो प्रोटीन के अगर आप लेते हैं, जैसे सोयाबीन, चने, भीगे हुए चने, स्प्राउट्स वगैरह ये लेंगे, या आप पनीर वगैरह लेंगे, तो ये नेचुरल सोर्स, ये डाइजेस्ट होने के बाद में फिर ये प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं, वहां ऑलरेडी आपका प्रोटीन फॉर्मेट है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल सोर्स ले रहे हैं, पहले से कोई प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, जैसे क्रिएटिन प्रोटीन के पाउडर वगैरह आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं, वो जब हम लेते हैं तो वो हमें फायदा कम, नुकसान ज्यादा करते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहा जाता है? प्रोटीन को कहा जाता है, और इसके साथ दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटीन ब्लॉक्स के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? ये किस किस से मिलेगा सर? आपको मांस से मिलता है प्रोटीन, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप मीट खाएं तो ही प्रोटीन मिलेगा, मीट के अलावा किसी दूसरी चीज से प्रोटीन नहीं मिलेगा, उससे मिलता है। पोल्ट्री से, मतलब अंडे से आपको प्रोटीन मिलता है। अब अंडे में जो प्रोटीन मिलता है आपको, कौन सा मिलता है? एल्बुमिन। ये एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी, प्रोटीन के जितने भी प्रकार हैं उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? अंडे के अंदर पाया जाता है। लेकिन अंडा भी कौन सा? देसी अंडा, फार्मी अंडा नहीं। देसी अंडे के अंदर जो होता है, क्योंकि फार्मी अंडा जो होता है उसमें उतना प्रोटीन नहीं होता है ना, लेकिन देसी अंडे के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा रिच क्वांटिटी में। तो अंडे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोटीन के जितने भी प्रकार की प्रोटीन है, जितने भी टाइप्स की जो प्रोटीन है, उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी की प्रोटीन होती है ना। इसलिए कई लोग अंडे को जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसमें बालों में, है ना। जब बालों में मेहंदी या मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो उसमें दही और अंडा फेंट कर, दही तो इसलिए लगाते हैं कि सर इससे हमारे जो बालों में जो भी कोई डेंड्रफ या फ्रॉस है ना, वो दूर हो जाएगी। और अंडे के घोल से, जो अंडा हमने इसमें फेंट करके मिलाया है, उससे क्या रहता है सर? हमारे बाल थोड़े शाइनी हो जाते हैं, थोड़े मजबूत हो जाते हैं, है ना। मजबूत का तो पता नहीं हो या नहीं हो, लेकिन एल्बुमिन प्रोटीन ऑब्वियस सी बात है, तो उससे बाल थोड़े से चमकीले और शाइनी हो जाते हैं ना, उनमें चमक आ जाती है, जैसे कपड़ों पर प्रेस करने पर चमक आ जाती है, ऐसे। तो आपको प्रोटीन मांस से मिलेगा, पोल्ट्री से मिलेगा, नट्स, जितने भी ड्राई नट्स हैं, जैसे बादाम हो गया, है ना, अखरोट हो गया, काजू है ना, ये इनसे प्रोटीन मिलता है। दालों से मुख्यतः प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलता है आपको? दालों से मिलता है। उसके अलावा दूध से मिलता है, योगर्ट से मिलता है, इन सभी से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। चौथे नंबर पर आता है, फिर से आता है सर एनर्जी गिविंग फूड। ये भी ऊर्जा देने वाले भोजन है ना, ऊर्जा देने वाले भोजन। और ऊर्जा आपको किस किस से मिलेगी सर? फैट, वसा से मिलेगी, है ना। जितने भी तेल है, वनस्पति तेल है, उनसे ऊर्जा मिलेगी। और शुगर, है ना, शर्करा से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब बोलोगे सर आप ऊर्जा तो इससे भी मिल रही है और ऊर्जा इससे भी मिल रही है, तो इनको दो दो जगह रखने की क्या आवश्यकता थी? सर ये ऊर्जा का कंडेंस सोर्स है ना, संकेंद्रित स्रोत है, और ये ऊर्जा का सबसे सिंपल सोर्स है, जटिल नहीं है। तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा मात्रा में जो ऊर्जा मिलती है वो एक नंबर के चार्ट में जो दे रखे हैं, इन वाले भोजन से, मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऊर्जा इसके अंदर भी होती है। ऊर्जा किसके अंदर होती है? वसा के अंदर, फैट के अंदर, है ना। ऊर्जा दो चीजों में मुख्यतः होती है, एक कार्बोहाइड्रेट और एक आपका वसा। तो हालांकि वसा में ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए ये भी ऊर्जा वाले स्रोत है और ये भी ऊर्जा वाले स्रोत है, लेकिन हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा ऊर्जा इन स्रोतों से मिलती है, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल या प्रतिशत मात्रा है वो ज्यादा है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है उसकी प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, और वसा से जो आपको ऊर्जा जो मिलेगी उसकी प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम। और
एनर्जी देने वाले जो फूड होते हैं वो कोई इसमें चौथे नंबर पर कौन से होंगे, वसा। और ये वाली जो एनर्जी मिलेगी आपको वो फैट्स, वसा, वसा का मतलब क्या हो गया, आपको घी से मिल सकती है, बटर से मिल सकती है, तेल से, जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं ना, वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, इन सभी से आप में क्या होती है, फैट होती है, वसा होती है। और इन सभी के अंदर, वसा के अंदर क्या होती है, ऊर्जा पाई जाती है। इसके साथ साथ में जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल की जगह जैसे रिफाइंड ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल हो गया है ना, तो उनसे भी आपको वसा मिलेगी। शुगर है ना, शर्करा जो होती है इससे भी वसा मिलती है। शुगर जो भी आप खाते हैं, चीनी, नमक वगैरह जो होता है, उन सभी से भी आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये आपका एनर्जी पिरामिड था जिसके बारे में हमने चर्चा करी कि सर एनर्जी पिरामिड में सबसे नीचे जो सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो किससे मिलती है और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं सर, ये कार्बोहाइड्रेट की बात आई, यहां विटामिन की बात आई, यहां प्रोटीन की बात आई और यहां पर किसकी बात आई, वसा की। तो हम बात करते हैं सर ऊर्जा के जो घटक है हमारे एनर्जी गिविंग फूड है वो कौन कौन से हैं। तो उन एनर्जी गिविंग फूड पर हम चर्चा करेंगे कि सर एनर्जी गिविंग फूड है उस पर चर्चा की जाए। तो पोषक तत्वों की जब बात आती है सर, न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स जो होता है, क्योंकि बेसिकली मेनली हमारी जो बात होती है कि सर जो पोषण जो मिलता है हमारे शरीर को वो कब मिलता है, ऐसा भोजन, पोषण हमारे शरीर को किससे मिलेगा, कैसे भोजन से मिलेगा, संतुलित भोजन से मिलेगा, बैलेंस्ड डाइट से मिलेगा। किससे मिलेगा, बैलेंस्ड डाइट से मिलेगा। अब आप बैलेंस डाइट किसको बोलोगे, संतुलित भोजन किसको बोलोगे, सर ऐसा भोजन जिसके अंदर आवश्यक, इसेंशियल, जो आपके शरीर को चाहिए वो आवश्यक सभी पोषक तत्व तो उसके अंदर क्या हो, मौजूद हो। जिसके अंदर आवश्यक पोषक तत्व तो सभी मौजूद हो, ऐसे भोजन को क्या कहा जाता है, संतुलित भोजन कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। और जब हम बैलेंस डाइट लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, अनबैलेंस डाइट अगर हम ग्रहण करेंगे तो हमें पोषण की जगह क्या मिल जाएगा, कुपोषण मिल जाएगा, माल न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो अब बात आती है सर बैलेंस डाइट किसको बोलोगे, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व मौजूद हो। तो वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। बात की जाए सर पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो इन न्यूट्रिएंट्स को हमने दो कैटेगरियों में, है ना, दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक पोषक तत्व वो होते हैं जिनको हमने क्या बोला है, कार्बनिक पोषक तत्व बोला है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोला है। और एक पोषक तत्व वो होते हैं जिनको हमने क्या बोला है, अकार्बनिक पोषक तत्व, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो हमने पोषक तत्वों को दो कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया है, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व की कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। कार्बनिक पोषक तत्व किसको बोलोगे सर, जिनके अंदर क्या हो, कार्बन मौजूद हो, जिनके अंदर जो कार्बन वाला जो तत्व है वो पाया जाए वो कार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। और जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होगा, कार्बन नहीं पाया जाएगा, है ना, उनके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं होगा, वो हमारे अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। और ज्यादातर को आपको पहचानो, कार्बनिक पोषक तत्व वो होंगे जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। और कार्बन वो होता है जिसको जलाने पर या तो उसकी काली काली राख पैदा हो या उसमें से काला काला धुआं निकले। अगर ऐसा है तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन, जैसे कागज के अंदर कार्बन होता है, कागज को जलाते हैं तो उसकी काली राख बनती है, धुआं भी निकलता है। लकड़ी को जलाएंगे तो कार्बन होता है, उसके अंदर धुआं निकलता है, कोयला बनता है। कपड़े को जलाओगे तो कपड़े भी तो आपके कपास से, कॉटन से या दूसरी चीजों से बनते हैं ना, तो उनमें भी कार्बन मौजूद होता है। तो इन सभी में क्या होगा, आपका कार्बन मौजूद होगा। तो ये ऐसे पोषक तत्व जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बनिक पोषक तत्व कहते हैं। और जिनमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाता, उनके अंदर उपस्थित नहीं होता, उन्हें हम अकार्बनिक पोषक तत्व, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब बात की जाए सर कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और अकार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, तो कार्बनिक पोषक तत्वों की बात की जाए, कार्बनिक पोषक तत्वों में आपके चार आते हैं। एक आता है सर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। ये चार आपके ऐसे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। इन चारों में क्या पाया जाएगा, कार्बन मौजूद होगा। मतलब इनका जो संगठन होगा, रासायनिक संगठन, निर्माण, उसमें कार्बन जरूर मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, कार्बन।
तो इनमें कार्बन जरूर पाया जाएगा, इसलिए कार्बनिक पोषक तत्व कहलाते हैं। और वो कार्बनिक पोषक तत्व कितने होते हैं? 4। कौन से? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा और नंबर 4 विटामिन्स होते हैं। इन चारों में कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम इनको कार्बनिक पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सर अकार्बनिक पोषक तत्वों की। तो सिंपल सी बात है सर, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाएगा वो हमारे अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाएंगे। तो अकार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होंगे सर? जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज लवण है ना, जैसे हमारे शरीर हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस नाम के 2 खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो ये खनिज लवण होते हैं जिनको मिनरल्स बोलते हैं। तो खनिज लवण भी अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम है ना, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन, और भी एक ही है ना। तो वो भी जितने भी मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो आपके कार्बनिक पोषक तत्वों की कैटेगरी में होते हैं। उसके बाद में जल, पानी की अगर आप संरचना देखें तो ये H2, तो मिनरल्स जो होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं, इनमें कहीं पर भी कार्बन नहीं मौजूद होता। पानी में क्या निर्माण भी H2O से होता, तो इसमें कहीं पर भी आपको कार्बन नहीं मिल रहा है, तो पानी भी अकार्बनिक पोषक तत्वों की कैटेगरी में आता है। और दूसरे आपके होते हैं रेशा का मतलब बोला जाता है उनको फाइबर या रफेज, है ना। तो जैसा आपने बहुत सारे देखोगे फाइबर वाले फूड है ना, ये फाइबर फूड है। खासकर जो आपका स्प्राउट्स होता है, स्प्राउट्स जानते हैं आप, जो मूंग होता है उसको जब भिगो देते हैं और जब मूंग अंकुरित हो जाता है, तो अंकुरित मूंग जो होता है उसको हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें टमाटर प्याज काट करके थोड़ा मसाला या उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके वो जो आपने तैयार किया उसको स्प्राउट्स कहा जाता है। और उस स्प्राउट्स में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, उसके अंदर एनर्जी भी खूब होती है और साथ में उसमें फाइबर भी प्रॉपर मात्रा में होते हैं। तो फाइबर वाला भोजन भी जो होता है, फाइबर जैसे हिंदी में रेशे कहा जाता है, इंग्लिश में फाइबर कहा जाता है, और मेडिकल साइंस में एक दूसरा नाम भी होता है इसका, रफेज के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो तीनों हैं आपके, जितने भी खनिज लवण है हमारे भोजन को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए, वो पानी और फाइबर, ये तीनों आपके अकार्बनिक पोषक तत्वों की कैटेगरी में आते हैं। तो पोषक तत्व जो है आपके वो मेनली 2 तरीके के हो गए, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व किनको बोलते हैं? जिनमें कार्बन होता है। और अकार्बनिक पोषक तत्व किनको बोलते हैं? जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, है ना। अभी हम इनके बारे में एक एक पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कार्बनिकों के बारे में भी और अकार्बनिकों के बारे में भी। क्लियर है? चलिए, तो हमने चर्चा करी कार्बनिक पोषक तत्व और आपके अकार्बनिक पोषक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बनिक पोषक तत्वों में हमने पढ़ लिया सर 4, जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है। सर जिनमें कार्बन पाया जाए वो हमारे कार्बनिक पोषक तत्व होंगे, और जिनमें कार्बन नहीं पाया जाए वो हमारे क्या होंगे? अकार्बनिक पोषक तत्व होंगे। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपके 4 हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपके 3 होते हैं, मिनरल्स, जल और आपके फाइबर। ठीक है, ये जो होते हैं फाइबर हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं, और फाइबर जिनको हम रफेज के नाम से जानते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो ऑरेंज का जो जूस होता है, ऑरेंज का जूस पीने की बजाय साबुत ऑरेंज खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं। आपने देखा होगा जो संतरा जब हम खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो उसमें से किन्नू खाते हैं, तो उसके अंदर से छीलने के बाद उसके छिलके में और उसके बाकी हिस्से पर ऐसे धागे से निकलते हैं ना, उनको रफेज या फाइबर कहा जाता है। तो वो फाइबर हमें निकालने नहीं चाहिए, वो फाइबर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। स्प्राउट्स जो होते हैं उनमें भी फाइबर आपके भरपूर मात्रा में होते हैं ना, तो ये फाइबर आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। तो ये जो रफेज होते हैं ये भी हमारे भोजन का ही हिस्सा होते हैं। अब ये तो हो गए चलो सर कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो वो कार्बनिक पोषक तत्व होंगे, और जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता वो अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाते हैं। लेकिन अब हमने इनको, ये तो गया सर इनके जो रासायनिक संगठन होता है उसकी संरचना के आधार पे। अब बात आती है सर ऊर्जा के आधार पे, हमने इनको और आगे कैटेगराइज कर दिया है। तो इनमें से फिर हमने इनको, ये जो हमारे पास में 4 और 3 7 जो पोषक तत्व हैं कार्बनिक और अकार्बनिक, इनको फिर हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक हो गया हमारे सर दीर्घ पोषक तत्व, जिनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीर्घ पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। दीर्घ पोषक तत्व हो गए, और एक हो गया आपके सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, या इन्हें हम लघु पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ये इन्हें क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। अब दीर्घ पोषक तत्व में आपके कितने न्यूट्रिएंट्स हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 सर ये आपका कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और वसा, ये तीनों आपके दीर्घ पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बाकी का आपका जो विटामिन है, जो खनिज लवण है, जल है और जो फाइबर है, ये चारों आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब इनको हमने, चलो सर, इनको तो हमने कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व का जो वर्गीकरण किया वो कार्बन की मौजूदगी के आधार पर किया कि सर जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो वो हमारे कार्बनिक पोषक तत्व कहलाते हैं, लेकिन जिनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता वो हमारे अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पर हमने जो दीर्घ पोषक तत्व और जो सूक्ष्म पोषक तत्व का जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, वो किस आधार पर किया है? सर वो वर्गीकरण किया है हमने कि सर ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा की मात्रा के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? सर ऐसे पोषक तत्व जिनसे मुख्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनसे हम ऊर्जा गेन करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा जिन स्रोतों से प्राप्त होती है, जिन पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, उनको हमने दीर्घ पोषक तत्व की कैटेगरी में रखा है। मतलब बड़े वृहद पोषक तत्व जिनका काम होता है, शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी जरूरत होती है? सर सबसे ज्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलने पर ही आपका बॉडी मूवमेंट हो पाएगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो शरीर में कोई भी हलचल नहीं होगी। इसलिए इनमें हमें बॉडी मूवमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, उनको हम दीर्घ पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो हमने दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व का जो वर्गीकरण किया है उसका आधार क्या है? उसका आधार है सर हमारा ऊर्जा, एनर्जी। ऐसे पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन कौन करता है? भाई एनर्जी सप्लाई कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इन तीनों से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वसा होती है और प्रोटीन होती है, इन सभी के अंदर एनर्जी होती है। और आपको बता दें ऐसे पोषक तत्व जैसे विटामिन, सर विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस वो आपकी बायोकेमिकल जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके शरीर के अंदर घटती रहती हैं, होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल पाचन हो रहा है तो पाचन के दौरान जैविक रिएक्शन भी हो रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन भी हो रही है और केमिकल रिएक्शन भी हो रही है ना। तो जो भी आपके शरीर के अंदर जो भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो आपका विटामिन होता है ये हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम को अच्छा बनाने का काम करता है। दूसरी चीज सर विटामिन ऊर्जा देने का काम नहीं करता, इसलिए हमने विटामिन को दीर्घ पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा, इसको हमने रखा है सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में रखा है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व वो हो गए जो हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी होती है हमारे शरीर में तो इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी, वो बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस वाली डिजीज हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये विटामिन है हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे शरीर का एक तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को अच्छा रखते हैं, दूसरा इनकी कमी अगर हमारे शरीर में होगी तो इनकी कमी से, इनकी डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग विकार, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। चूंकि ये एनर्जी देने का काम नहीं करता इसलिए हमने इसको दीर्घ पोषक तत्वों की कैटेगरी में नहीं रखा। इसको हमने किस कैटेगरी में रखा है सर? सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखा है। उसके साथ साथ में मिनरल्स, जैसे अगर आपके दांत और हड्डियों के निर्माण में मुख्यतः जो खनिज काम में आता है, मिनरल्स काम में आता है, वो क्या आता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। अगर आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर। जो आपकी हड्डियों में जो बीएमडी जो लेवल है, बोन मिनरल डेंसिटी जो लेवल है, अस्थि खनिज घनत्व जो है वो कम हो जाता है, तो धीरे धीरे अंदर से हड्डियां कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, और उससे एक बीमारी हो जाती है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस वाली बीमारी हो जाती है, अस्थि रंध्रता वाली बीमारी पैदा हो जाती है। तो अगर ये मिनरल्स, अब ये जो मिनरल्स रहता है आपके शरीर को ऊर्जा तो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी।
तो ये भी ऊर्जा देने का काम नहीं करते। इसलिए खनिज लवण को, जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, उनको भी हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कैटेगरी में रखा है। और पानी जो रहता है, ये भी आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आप जानते हैं सर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है तो कोशिकाओं को प्रॉपर पानी नहीं मिलता है तो कोशिकाएं भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। और रफेज फाइबर जो रहते हैं तो ये भी जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करते हैं। तो ये चारों आपके सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में हो गए। विटामिन, खनिज लवण, जल और फाइबर, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए क्योंकि शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। लेकिन 3 याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों आपके क्या है, दीर्घ पोषक तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर को मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। अब तीनों में क्या होती है? एनर्जी होती है। इसका मतलब तीनों में एनर्जी होती है। तो एनर्जी होती है तो सर इसमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है ना? तो अगर आप देखें तो सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगभग 4 पॉइंट, है ना, आपका जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें लगभग 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 किलो कैलोरी या 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। और 1 ग्राम वसा में लगभग सर 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। अब यहाँ एग्जाम में 4.3 की जगह 4.2 भी लिखा हुआ सकता है, वो आसपास का मान होगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर है? सर वसा के अंदर है। वसा में क्या है? मैक्सिमम है। उससे कम किस में? कार्बोहाइड्रेट में। उससे कम किस में? प्रोटीन में है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है जो आपका प्रीवियस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। आरएस प्री में 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपको जो स्रोत दिए गए, 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? सर वसा में। 1 ग्राम जो फैट वसा होती है उसके अंदर कितनी ऊर्जा होती है? सर 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी इसके अंदर होती है। उससे कम किसके अंदर होती है? सर कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है, 4.3 या 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। उससे कम किसमें होती है? प्रोटीन में होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एक तो ये तो हमें पता चल गया सर सबसे ज्यादा ऊर्जा है वो किसके अंदर है? वसा के अंदर है। उससे कम किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। वसा के अंदर, फैट के अंदर जो एनर्जी जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से लगभग जस्ट डबल है, 2 गुना से ज्यादा है, इतनी है। लेकिन फिर यहां पर एक क्वेश्चन और डेवलप हो जाता है जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब वसा के अंदर तो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सर शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। बोलोगे सर कैसे? वसा में तो, फैट के अंदर तो एनर्जी ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट से आप बोल रहे हो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में। तो शरीर को सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम एनर्जी, है ना, और तेजी से, तुरंत या तीव्र गति से इंस्टेंट जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और सबसे तेजी से इंस्टेंट जो एनर्जी मिलती है वो भी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्यों? क्योंकि सर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और इसका डाइजेशन जब जल्दी हो जाएगा तो हमारे शरीर को एनर्जी जल्दी मिल जाएगी। फैट का जो डाइजेशन होता है, वसा का जो पाचन होता है वो लेट होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय में जाकर के होता है। इसलिए वसा से एनर्जी जो होती है हमारे शरीर को बहुत लेट जाकर के मिलती है और बहुत कम मात्रा में मिलती है। क्यों? क्योंकि सर वसा हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। वसा हमें तेल से और घी से मिलती है। तो सर अगर आप बात करें सर दिन भर में आपने सर 5 रोटी सुबह, 5 रोटी शाम को खाई तो लगभग आपने सर 500 ग्राम आटा कंज्यूम किया। तो 500 ग्राम आटा में क्या है? गेहूं किसका बना है? कार्बोहाइड्रेट का। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 4 से, लगभग आपने दिन भर में कार्बोहाइड्रेट से 2000 किलो कैलोरी एनर्जी ली रोटियों के माध्यम से, खाने के माध्यम से। लेकिन सर उसको सब्जी के साथ जिसमें आप खा रहे हैं तो उसमें आपने सब्जी को तलने के लिए, छौंकने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया, थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। और उसको रोटियों को सर घी लगा रहे हैं आप, तो लगभग हम मान के चलते हैं सर रोटियों में घी और जो आप तेल इस्तेमाल कर रहे हो 50 ग्राम यूज कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, लगभग 500 किलो कैलोरी एनर्जी आपको किससे मिल रही है? वसा से। तो डेली, रोजाना आपको कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी मिल रही है 2000 किलो कैलोरी, जबकि आपको वसा से कितनी एनर्जी मिल रही है? सिर्फ 500 किलो कैलोरी मिल रही है।
तो नेचुरल सी बात है, वसा के अंदर, फैट के अंदर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होने के बावजूद भी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और सबसे तेजी से जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन के अंदर भी ऊर्जा होती है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है। प्रोटीन का मुख्य काम होता है सर शरीर के ऊतक और अंगों की वृद्धि और मरम्मत, ग्रोथ और रिपेयर करना होता है। जैसे कई बार हमारे ऊतक या मसल्स कहीं से डैमेज हो जाती हैं तो प्रोटीन की वजह से वो रिपेयर हो जाती हैं, वापस से ठीक हो जाती हैं, है ना। और हमारा शरीर जो ग्रोथ करता है, धीरे धीरे हमारे हाथों की साइज बढ़ती है, धीरे धीरे हमारा शरीर बड़ा साइज का होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो वो भी किसकी वजह से होता है सर? प्रोटीन की वजह से होता है ना, प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन के अंदर एनर्जी है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है। प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर का निर्माण करना, बॉडी फॉर्मेशन करना। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है, शरीर निर्माण करने वाले ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है इसे, है ना। तो ये प्रोटीन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों आपके दीर्घ पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनको हमने ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड की कैटेगरी में रखा है। ये मुख्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए दीर्घ पोषक तत्व। जबकि विटामिन, खनिज लवण, जल और फाइबर ये आपके शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, इसलिए हमने इनको सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में रखा है। और उसमें से जो ऊर्जा प्रदान करते हैं 3 खाद्य पदार्थ, आपके 3 पोषक तत्व, उनमें से वसा के अंदर ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और जबकि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर को सबसे तेजी से ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे चर्चा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कैसे मिलती है सर? जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट पचेगा। तो सर जब कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है सर? ग्लूकोज में, है ना। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है सर? ग्लाइकोजन में। इस ग्लाइकोजन को हमारे लीवर में और हमारी बॉडी में जो संचय किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? लीवर के माध्यम से। किसको? ग्लाइकोजन को। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला किसने बदला सर? लीवर ने। किसकी सहायता से सर? इंसुलिन हार्मोन की सहायता से, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस वाली प्रक्रिया हुई लीवर के माध्यम से, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लाइकोजन में। ये जो ग्लाइकोजन होता है, इसको जो हमारा कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो कोशिकाओं के लिए भोजन बनाने का काम करता है एटीपी के रूप में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटीपी अणुओं के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जब एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी के पैकेट पहुंचते हैं कोशिकाओं के पास में और वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो लास्ट में किस में कन्वर्ट होते हैं? एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और ऐसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कर रहा है लीवर, किसकी सहायता से? इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण की प्रोसेस का नाम क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाए तो इस प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। वो भी काम कौन करता है? लीवर करता है ना। तब हमारे शरीर में जैसे ही कमी आ जाती है, ऊर्जा की थकान आती है, तो जो लीवर ने ये जो ग्लाइकोजन स्टोर कर रखा था, इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे शरीर को एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से ही मिलती है ना। इस तरीके से, क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा ऊर्जा मिलता है। अब अगर हम बात करें सर कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा तो सर कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स कौन कौन से? मुख्य सोर्स है ना, मेन सोर्स जो है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स की बात की जाए, सर गेहूं के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाजरा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मक्का में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और जितने भी खाद्य पदार्थ है उनमें चावल में सब में सबसे ज्यादा होती है। 100 ग्राम चावल में लगभग 28 मिलीग्राम, है ना, 28 mg कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इतना, है ना। उसके बाद में आम में कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, तरबूज में कार्बोहाइड्रेट होगा, पपाया में, पपीता में कार्बोहाइड्रेट होगा, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। और शकरकंद, स्वीट पोटैटो को क्या बोला जाता है? शकरकंद, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें सर कुछ ऐसे प्लांट सोर्स जिनसे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन, है ना। क्या मिलता है? प्रोटीन, सॉरी, आपको वो मिलता है वसा, है ना, फैट के। तो सर लिपिड या फैट के कुछ ऐसे सोर्स है, लिपिड या फैट, लिपिड या वसा के ऐसे स्रोत हैं। तो सर लिपिड वसा में 2 चीजों से प्राप्त होती है, जैसे आगे चल करके हम पढ़ेंगे एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट, या प्लांट फैट के नाम से, जंतु वसा और
वनस्पति वसा। तो सर ये आपके जो है प्लांट सोर्स है, वानस्पतिक स्रोत है सर, जिनसे आपको वसा मिलती है, वनस्पति स्रोत हो गए। क्या हो गए सर? ग्राउंड नट्स, मूंगफली के तेल में आपको वसा पाई जाएगी। उसके बाद में जितने भी नट्स हैं, सूखे मेवे हैं, जैसे आपका काजू बादाम है ना, इनमें मिलेगा, तिल में मिलेगा, है ना, सोयाबीन के अंदर मिलेगा, है ना, इन सभी में क्या मिलता है? जिसमें से भी तेल निकलता हो, जिसमें से भी तेल निकलता हो, उस सभी के अंदर क्या है? फैट और लिपिड है। अब वो एक अलग बात है कि सर ये असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट है, और जो ये आपके जो एनिमल जो फैट के जो सोर्स होते हैं वो ज्यादातर आपके सैचुरेटेड फैट के सोर्स होते हैं, संतृप्त वसा के होते हैं। आगे चल के हम वसा का डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, फैट के बारे में, संतृप्त वसा क्या होती है। और आपके सर जंतु स्रोत जो गए वो ये हो गए जिनके अंदर आपको वसा मिलेगी। जैसे सर मछली के अंदर वसा मिलती है, अंडे के अंदर वसा होती है, उसके बाद में दूध के अंदर वसा होती है। कौन सी होती है सर? दूध के अंदर वसा होती है, फैट होती है ना, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है ना, तो फैट होती है, तभी तो दूध में से घी निकलता है। घी के अंदर वसा होती है, क्रीम में वसा होती है, बटर जो होता है मक्खन उसमें वसा होती है, मीट के अंदर वसा होती है। तो ये आपके वसा के, लिपिड के प्लांट सोर्स हो गए और ये एनिमल सोर्स हो गए। इसके बाद में हम बात करें सर प्रोटीन के, तो सर प्रोटीन के भी दो सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स होते हैं और आपके एनिमल सोर्स होते हैं। अंडे में प्रोटीन मिलेगी, एग्स में एल्बुमिन प्रोटीन मिलती है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी की प्रोटीन अंडे के अंदर पाई जाती है। दूसरा, पनीर के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। इस पनीर के ऊपर क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में ना, इस पे हम चर्चा करेंगे आरएएस में। फिश के अंदर प्रोटीन होगी, मीट के अंदर प्रोटीन होगी। प्लांट सोर्स की बात करें सर, मटर में प्रोटीन होती है, चने में प्रोटीन होती है, ग्राम का मतलब चने, मूंग के अंदर प्रोटीन होती है, तुअर की दाल में प्रोटीन होती है, बीन्स में ज़्यादातर आपके क्या आते हैं? राजमा, उसमें प्रोटीन होती है, और सोयाबीन्स के अंदर प्रोटीन होती है। जिसमें दालों में हम बात करें सर, दालों में सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है, दालों में सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है किसके अंदर होती है? सोयाबीन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सोयाबीन के अंदर होती है। क्लियर है? तो ये बेसिक सा ओवरव्यू हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स का, कि कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद में दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। आगे चल करके इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है हमारा कि सर ये जो आपके सोर्स है, जितने भी पोषक तत्व हैं, तो सर शरीर को ऊर्जा देने का कार्य जो करता है मुख्य तौर पर कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, है ना, ये दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब देखो वसा जो होती है ना, वसा लेट पचती है, और वसा से आपको प्रॉपर लंबे समय तक वसा जो रहती है, फैट आपके शरीर में स्टोर हो जाती है, और जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है तब वहां जो फैट होती है उससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसा आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, अन्ना हजारे का आंदोलन, है ना, तो अन्ना हजारे को आपने देखोगा कि भाई इतनी एज हो गई है, या और भी कई लोग जो होते हैं वो अनशन पर जब बैठ जाते हैं, है ना, जैसा आपने सुना होगा गांधी जी भूखे रहते 48 दिन तक जेल में ना, तो जो लोग अनशन पर बैठ जाते हैं लंबे समय तक, 8 दिन 10 दिन तक भूखे रहते हैं, वो अन्न ग्रहण ही नहीं करते, भोजन ग्रहण नहीं करते, भूख हड़ताल पर है, तो वो फिर जीवित कैसे रह पाते हैं? भाई साहब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए चाहिए, है ना, तो वो करते क्या है, जैसे कि 1 महीने बाद में कि भाई अब अनशन होने वाला है या हड़ताल करने वाले हैं, भूख हड़ताल करने वाले हैं, तो वो 1-1.5 महीने पहले ही हाई फैट, उच्च वसा वाला भोजन करने लग जाते हैं। और वो जब उच्च वसा वाला भोजन करने लग जाते हैं, चूंकि वो कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे, तो उनके शरीर में वसा स्टोर हो जाती है ना, और जैसे ही वो भूख हड़ताल करते हैं तो धीरे धीरे उनके बॉडी में, जब वो खाना नहीं खा रहे हैं तो उनकी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है वो वसा से धीरे धीरे वापस मिल रही है, वसा उस दौरान स्टोर हो गई थी, है ना, तो ऐसे वो लंबे समय तक भूख हड़ताल कर पाते हैं। क्लियर है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा मुख्यतः किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शरीर का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी के जितने भी उत्तक डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है ना, इसलिए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं सर? बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब जैसे बिल्डिंग किससे बनती है? ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब ईंटों से, पत्थरों से, ईंट पत्थरों से हमारी बिल्डिंग या मकान बनता है, वैसे शरीर का जो निर्माण होता है उसके जो ईंट पत्थर होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी कहा जाता है। उसके बाद में उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूर्ण करने में जो सहायता करते हैं वो कौन करते हैं सर? विटामिन करते हैं, खनिज लवण और जल। उपापचयी क्रियाओं में शरीर की जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो सभी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी को प्रॉपर मेटाबॉलिक प्रोसेस आपकी बनी रहे, इन सभी को बनाने का काम कौन करते हैं सर? विटामिन और खनिज लवण बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण को संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है ना, प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। नाम याद रखिएगा, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। इसका मतलब ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं किसी न किसी चीज से, है ना। अब जिससे प्रोटेक्शन करते हैं, देखो किससे,
क्योंकि सर ये विटामिन शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। जैसे आप आगे चल करके पढ़ोगे विटामिन के प्रकार, तो उसमें हम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को जुखाम रोधी विटामिन कहा जाता है। जब भी हमें जुखाम हो जाती है तो विटामिन सी हमारा जुखाम ठीक करने में मदद करता है, घाव बनने में मदद करता है। विटामिन ए हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन को होने से रोकने का काम करता है। तो सर ये हमारे शरीर को रोगों से बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने प्रोटेक्टिव फूड, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन कर दे रहे हैं, इसलिए इसको संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, है ना, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम के होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो सर बॉडी बिल्डिंग फूड, किसी को बॉडी बनाने, जैसे आपने जिम सेंटर में देखोगे लोग बॉडी बिल्डरिंग का जो काम करते हैं, जो बॉडी बिल्डर बनते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, मैक्सिमम कोशिश करते हैं, बोलते हैं मैं एक दिन में 20 अंडे खा जाता हूं, क्योंकि अंडे के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी की प्रोटीन है वो एल्बुमिन है ना। पनीर ज्यादा खाएंगे, मतलब प्रोटीन वाली डाइट पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे उनका शरीर तगड़ा हो जाता है, खली के जैसे ना, ये मसल्स, ये शोल्डर्स, वो शरीर बन जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है, शरीर निर्माण करने वाला जो फूड होता है, वो प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, हड्डियां, दांत और मसलों को सख्त रखने में सहायता करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट, फैट और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। आ गई वही बात जो मैंने शुरुआत में समझाई थी। सर वसा और कार्बोहाइड्रेट है, ये मुख्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, इसलिए इनको हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। और शक्तिवर्धक या शरीरवर्धक भोजन किसको बोला जाता है? प्रोटीन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्रोटीन को बोला जाता है। क्लियर है? अब इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, वसा की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गई, है ना, आपके जितने भी विटामिन है, खनिज लवण की बात होगी। अब बात आ जाती है सर फाइबर की। सर हमारे शरीर में जो डाइटरी फाइबर होते हैं, आहारी रेशे जिनको बोलते हैं, मतलब ऐसे फाइबर, जैसे आप पढ़ोगे सर रेशे, तो रेशे तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो सर, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। जैसे प्राकृतिक रेशा जो नेचुरल आपका जो फाइबर होता है वो सेलुलोज का होता है। जूट एक आपका प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है। तो क्या आप जूट को खाते हैं? नहीं खाते। आर्टिफिशियल रेशा जो होता है, कृत्रिम रेशा, जैसे नायलॉन, है ना, टेरिलॉन, टेफ्लॉन, ये आपके आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, तो इनको भी हम खाते नहीं। लेकिन ऐसे फाइबर जो खाने के लिए बनाए गए हैं ना, डाइटरी जो फाइबर होते हैं और जो पानी होती है, इसकी भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। क्यों? क्योंकि सर जो डाइटरी फाइबर होते हैं इनको रुक्षांश, रफेज के नाम से जाना जाता है ना, रुक्षांश या रफेज इनको हम बोलते हैं, डाइटरी जो फाइबर होते हैं इनको, है ना। तो सर हमारे खाने में जो रफेज होते हैं, रुक्षांश अर्थात जो डाइटरी जो फाइबर होते हैं, उनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। जंतु उत्पादों से हमें फाइबर नहीं मिलते हैं ना। तो जितने भी हमारे प्लांट सोर्स हैं, हम नींबू, संतरा, किन्नू, है ना, जो भी खा रहे हो आप, फल फ्रूट खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, उनके अंदर क्या होते हैं सर? फाइबर होते हैं। और फाइबर भी कौन से? डाइटरी फाइबर होते हैं, खाने वाले रेशे होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, अच्छा फायदा पहुंचाते हैं। अब ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं जिनको हम रफेज या रुक्षांश के नाम से जानते हैं, तो सर रुक्षांश, रफेज होते हैं, इसका मुख्य स्रोत सर साबुत खाद्यान्न होता है ना, साबुत अनाज, है ना। जितने भी ज्यादा आप सेब है या इनको आप साबुत खाएं, छील करके, काट करके नहीं खाएं, तो इनके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा दाल भी फाइबर का अच्छा सोर्स है, आलू भी फाइबर का अच्छा सोर्स है, ताजे फल फाइबर के अच्छे स्रोत हैं, और सब्जियां भी जो होती हैं वो फाइबर के अच्छे स्रोत होती हैं, इसकी कैटेगरी में आती हैं। रफेज जो होते हैं इनका काम क्या होता है सर? रफेज जो होते हैं या जो डाइटरी फाइबर होते हैं, रुक्षांश के नाम से जिनको जाना जाता है, ये करते क्या है? जैसे हमारा जब हम खाना खाते हैं तो खाने का मैक्सिमम पार्ट हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन खाने का काफी ऐसा पोर्शन होता है, फूड का ऐसा पोर्शन होता है, ऐसा भाग भी होता है जो पूर्णतः पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कम पचा हुआ या पूर्णतः आधा पचा हुआ या बगैर पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा, तो हमें अपच की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो फाइबर करते क्या है सर? फाइबर जो होते हैं रुक्षांश, वो बिना पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता
करते हैं। ये फाइबर का मेन फंक्शन है। फाइबर का मुख्य जो कार्य है वो क्या है सर? बगैर पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? वृक्षांश काम करते हैं, जिन्हें हम रफेज के नाम से या डाइटरी फाइबर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें सर मिनरल्स के कार्य, खनिज लवण के कार्य। खनिज लवण के कार्यों की बात की जाए तो सर जो खनिज लवण होते हैं वो शरीर निर्माण में भी सहायता करते हैं, लेकिन इनका मुख्य काम नहीं होता है ना शरीर निर्माण करना, है ना। ये देखो है ना, बॉडी को बिल्ड करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। दूसरा सर शरीर का नियंत्रण, ये निर्माण गलत टाइप हो गया, ये क्या होता है सर? नियंत्रण करते हैं, नियंत्रण के नाम से इनको जाना जाता है। शरीर निर्माण करेंगे, शरीर का क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे। उसके अलावा खनिज लवण क्या करते हैं सर? जितने भी हार्मोन्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं, और जो आपके बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, उनको बनाने में सहायता करते हैं। जैव उत्प्रेरक में ज्यादातर क्या आते हैं? आपके एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं तो सर एंजाइम का उत्पादन या एंजाइम्स का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? आपके मिनरल्स करते हैं, खनिज लवण काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसकी सहायता से होता है सर? खनिज लवणों की सहायता से ही होता है। अब इसके बाद में बात करें सर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो ये हमने देख लिया सर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दो तरह के होंगे, स्टार्च वाले कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाली कार्बोहाइड्रेट, है ना। जिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च पाई जाती है जैसे सर रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला, इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और ये गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन इनमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी दो तरीके के हो गए, स्टार्च वाले स्रोत और बगैर स्टार्च वाले, इट मीन्स शुगर वाले स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो सर कार्य के आधार पर भोजन के अवयव, ये तो हमने बनावट के आधार पर देखा सर, फूड के जो कंपोनेंट होते हैं। लेकिन अब जब बात की जाए फंक्शन के आधार पर भोजन के अवयवों की, है ना, ये आपका राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसमें जो क्लास शायद 7 या 8 में से ही है ये मैटर, उसमें से लिया है ना, ये जो डायग्राम वाला जो है। तो देखो कार्य के आधार पर भोजन के अवयव, सर शरीर की वृद्धि और विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो शरीर की वृद्धि भी करें, विकास करें और ऊर्जा भी दें, तो सर शरीर का ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, और वृद्धि करने का काम करता है प्रोटीन। और केवल शरीर का निर्माण करने वाले जो अवयव होते हैं तो सर प्रोटीन शरीर का निर्माण ही करती है, खनिज लवण भी शरीर का निर्माण करते हैं, जल भी शरीर का निर्माण करने का काम करते हैं। इनसे ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है। उसके अलावा सर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, जो प्रोटेक्शन देने वाले अवयव हैं, है ना, भोजन के कंपोनेंट हैं, वो कौन से हो गए? विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और जल। ये हमारे शरीर को रोगों से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा जब खाना नहीं खा रहे हम, खाना नहीं खाने पर हमारे शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा सबसे पहले जो ग्लाइकोजन जो स्टोर हो रही है ना, उस ग्लाइकोजन को वापस वसा में और फिर वसा से फिर प्रोटीन से प्राप्त होती है। सबसे पहले हमारे शरीर को जब हमने खाना नहीं खाया है फिर भी हमारा शरीर जो है वो एनर्जी महसूस कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है, जो हमने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रखा था लीवर के माध्यम से या लीवर में ही, तो सबसे पहले तो ऊर्जा आपको ग्लाइकोजन से मिलेगी, वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। फिर दूसरे नंबर पे आपके शरीर को ऊर्जा किससे मिलेगी? वसा से, फैट से। और सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पर एनर्जी किससे मिलेगी? आपको प्रोटीन से प्राप्त होती है। जब ग्लाइकोजन से ऊर्जा बनती है तो ग्लाइकोजन किस में बदलता है? ग्लूकोज में, जो मैंने प्रीवियस बताया। और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से इसको जाना जाता है। ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें जब प्रोटीन और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है तो प्रोटीन और वसा भी ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन और वसा ग्लूकोज में बदलते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस के नाम से उसको जाना जाता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस, है ना, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस दोनों क्रियाएं किस में होती है? लीवर में होती है। किसकी सहायता से? कार्टिसोल हार्मोन की सहायता से। तो ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। किसकी सहायता से? इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। लेकिन ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में, और जो आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस वाली जो प्रक्रिया हो रही है, इनको लीवर किस हार्मोन की सहायता से कर रहा है? इंसुलिन की सहायता से नहीं कर करके आपका कार्टिसोल हार्मोन की सहायता से इसको करता है ना। इंसुलिन हार्मोन से तो वो ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में।
जबकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका जो इंसुलिन होता है। लेकिन वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में या इसमें बदलने का जो काम करता है वो भी कौन करता है, लीवर। लेकिन ये हार्मोन बदल गया, ये हार्मोन कौन सा गया आपका, कार्टिसोल हार्मोन। इसकी सहायता से इसमें रूपांतरण किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करें सर, जो काम करने वाला जो व्यक्ति है उसको ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। तो एक काम करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे एक 60 kg भार का एक लड़का है ना, अगर वो भारी काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, हैवी वर्क कर रहा है। कितने केजी का लड़का है सर, 60 kg का लड़का है और वो भारी काम कर रहा है, तो उसे सर रोजाना लगभग 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और वही 70 kg भार का एक लड़का हो गया और वो भी भारी काम कर रहा है, तो भार बढ़ गया ना, तो उससे रोज लगभग 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब शरीर का जो वजन होता है, भार होता है, उसके हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक 60 kg का एक लड़का है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और कठोर काम कर रहा है, 3500 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। वही काम जो है एक 70 kg का एक लड़का कर रहा है, वही जो कठोर काम इसने किया था, तो इसको जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मात्र 500 कैलोरी ऊर्जा अतिरिक्त मिलेगी। 400 किलो कैलोरी ऊर्जा इसे प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करें सर, है ना, मेल जो है 60 kg का एक लड़का है और फीमेल एक 50 kg की लड़की है, तो इसे कितनी एनर्जी चाहिए। अगर मेल 50 kg का एक लड़का है ना, और वो बहुत कम काम कर रहा है ना, सेडेंट्री वर्क कर रहा है, बहुत लो मतलब कम मेहनत वाला काम कर रहा है, तो उसे रोजाना कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी सर, 2300 किलो कैलोरी पर डे। वहीं कोई बंदा औसत एवरेज काम कर रहा है, ना कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, तो उसे रोजाना 2700 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर 60 kg का एक लड़का है, बहुत हैवी वर्क कर रहा है, जैसे पहाड़ों में फाड़ कूद रहा है ना, पत्थर कूद रहा है, हैवी वर्क कर रहा है, तो वो हैवी वर्कर जो होगा उसे लगभग 3500 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। इसके बाद में ये तो बात हो गई मेल की। अब बात आती है सर फीमेल की, जो 55 kg वेट है उसका। सर बहुत कम काम करती है, तो सेडिमेंट्री वर्कर है, तो सर मात्र उसे 1900 किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है रोजाना। औसत काम कर रही है उसे तो रोजाना 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ रही है, और भारी काम कर रही है तो उसे रोजाना लगभग 2900 किलो कैलोरी की एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट था आपका एक वयस्क लड़का और एक वयस्क लड़की के लिए, अलग अलग काम की स्थितियों में अलग अलग थी। ठीक है, अब एक नॉर्मल जो पर्सन होगा उसे कितना भोजन चाहिए, रिक्वायर्ड फूड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना, तो इसके हिसाब से बात की जाए। और ये सोर्स लिया है, देखो मैंने आपको, हेल्थ अवेयरनेस फॉर पार्लियामेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम, है ना, हाँ होम क्या बोलते हैं इसको, वेलफेयर, है ना, जो भी बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना, जो मानव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2002, उसका जो वेबसाइट का जो डेटा है उससे यहाँ इसको लिया गया, और अभी तक यही चल रहा है, ऑथेंटिक जो है ये NCERT से ही लिया गया है ना। तो सर बात की जाएगी फूड ग्रुप की, सीरियल्स की बात की जाए सर, अनाज, तो आपको रोजाना अनाज की क्वांटिटी कितनी चाहिए सर, एक रोटी जो रहती है उससे लगभग 25 ग्राम जो रहता है ना, आटे की जो गेहूं के आटे की जो रोटी है, एक रोटी है ना, उससे लगभग आपको 2500 ग्राम एनर्जी मिल जाती है। उसके अलावा सर एक कटोरी अगर आप राइस होंगे, एक बाउल राइस होंगे ना, एक कटोरी चावल अगर आप खाएंगे तो उससे भी आपको 25 ग्राम ऊर्जा मिल जाती है ना। उसके बाद में सर कच्चा दलिया, है ना, या कॉर्न फ्लेक्स जो रहता है, या सूजी जो रहती है, और जो रवा रहता है, इसमें भी सब आपको क्या पाई जाती है, 25 ग्राम इसके अंदर मिल जाती है एनर्जी। उसके बाद में बात की जाए पल्स की, दालों की, है ना, जो आप दाल खाते हैं सर, मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल, तुअर की दाल, जो भी दाल आप खा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर एक ग्राम जो एक कटोरी जो दाल रहती है उसमें 25 ग्राम आपकी क्या होती है, एनर्जी होती है, या फूड रिक्वायरमेंट होती है, 25 ग्राम होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल पर्सन के लिए, क्वांटिटी जो होती है इतनी होती है, 25 ग्राम होती है एक बार खाने पर, है ना। दूध जो रहता है, अगर एक गिलास दूध पिया है, दैट मीन्स 250 ml जो दूध पिया है, तो उसके अंदर वसा जो होती है कैसी होती है, लो फैट होती है। वहीं फल और सब्जियों से 100 ग्राम फल और सब्जी के अंदर, या जो 100 ग्राम आपका फल सब्जी रहता है उसमें 100 से 125 ग्राम क्या रहता है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे। वसा और ऑयल, फैट और ऑयल के अंदर एक टीस्पून, एक जो चम्मच होता है, उस एक चम्मच के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, 5 ग्राम ऊर्जा इसके अंदर पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करें सर कुछ मेजर फूड ग्रुप्स हैं, आपके प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं, उन पे चर्चा की जाए। ये तो आपके, क्योंकि ये आपका NCERT में है,
और ये एनसीईआरटी में जो क्लास 9th की चैप्टर नंबर 11 है, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन वाली जो बुक है, पीटीए वाली जो बुक होती है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 11 है ना, और एनसीईआरटी का क्लास 9th का, उसमें से डेटा लिया गया है। देखिए जो आपके मेजर फूड ग्रुप है ना, मेजर फूड ग्रुप जो होते हैं, मेजर फूड ग्रुप जो है वो इसमें है। उन मेजर फूड ग्रुप को हमने ये रखा है, उनसे किस किस से आपको प्राप्त होते हैं फूड आइटम्स है ना, और उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सबसे पहले बात करें सर फूड ग्रुप, अनाज और मिलेट्स। मिलेट्स किसको कहा जाता है सर? मोटा अनाज। मोटा अनाज जो होता है उसे मिलेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सर अनाज और मिलेट्स जो होंगे वो आपको, उनमें क्या क्या मिलेगा आपको सर? वो आपको चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, ये आपके अनाज या मिलेट्स की कैटेगरी में क्या आगे। और इनको जब आप खाएंगे तो इनसे क्या मिलेगी आपको? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगी। ठीक है। दाल जो होती है, तो सर दालों का जो समूह होता है, तो इनमें क्या क्या आते हैं सर? दालों में दाल आता है, चना आता है, सोयाबीन आता है, मटर आता है। इसका मतलब दालों में क्या होता है सर? आपका ये प्रोटीन होती है, सोयाबीन प्रोटीन। ठीक है। इनसे क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा। क्लियर है। ऐसे दूध और दूध के उत्पाद हैं, तो दूध और दूध के उत्पाद दूध से मिलते हैं, इनके दूध उत्पाद बनते हैं दही, पनीर और आइसक्रीम। तो सर इससे वसा मिलेगी, दूध में से घी निकलता है, प्रोटीन भी मिलेगी, खनिज लवण भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और विटामिन भी इनसे प्राप्त होते हैं। उसी तरीके से मांस मछली और मुर्गियों से, मांस मछली, चिकन और सूखी मेवे से प्राप्त होती है, प्रोटीन और वसा मिलती है। उसके अलावा सब्जियों से, हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें खनिज शामिल हो, तो उनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है। संतरा के और सेला के अंदर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा ना। अब आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ें तो सर आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सर कितना भोजन की आवश्यकता पड़ती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब गर्भावस्था के दौरान और जब वो दुग्ध पान करा रही है, दुग्ध स्तनपान करा रही है ना, लैक्टेशन करा रही है, उस दौरान एक महिला को कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ये डेटा आपका आईसीएमआर का है ना, न्यू दिल्ली जो डॉक्टरों की जो संस्था, उसके हिसाब से। सर अगर बात की जाए सर अनाज से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन है ना, तो इसका मतलब हुआ सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मतलब हो गया सर आपका गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था। और यह हो रहा सर बच्चा पैदा हो गया तो सर स्तनपान के दौरान कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सर हमें गर्भावस्था के दौरान एनर्जी जो हम खाएंगे तो उससे हम कितनी खाएंगे? 35 ग्राम। और 35 ग्राम जब आप एनर्जी कंज्यूम करोगे अनाज से तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी? 118 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं लैक्टेशन के दौरान हम रोजाना 35 ग्राम की जगह लगभग 60 ग्राम खाएंगे और उनसे एनर्जी कितनी मिलेगी? 203 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद में दाल जो होती है, दालों से 15 ग्राम अगर आप दाल खाएंगे तो उससे 52 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 30 ग्राम दाल अगर आप खाते तो 105 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं दूध से 100 ग्राम दूध आप खाएंगे तो 83 आपको एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा आपको गर्भावस्था के दौरान जो रहता है वो 83 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है। ऐसे फैट के अंदर एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुग्ध पान के दौरान जो फैट के अंदर जो एनर्जी की मात्रा होती है वो क्या होती है? 10 ग्राम होती है, जबकि एनर्जी लेवल क्या रहता है? 90। इस तरीके से शुगर, 10 ग्राम शुगर आप खाओगे तो 40 ग्राम किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। उसके अलावा 40 ग्राम किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्लियर है। तो ये तो था आपका एनर्जी लेवल कि सर एनर्जी लेवल क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान और गर्भावस्था के दौरान। अब बात आती है सर पोषण की कि सर पोषण और कुपोषण और सुपोषण क्या होता है। चलिए, अब कुपोषण हमने पढ़ा था सर जब हमारे भोजन में पोषक तत्व की एक या एक से अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक क्या हो जाए? कमी। कहां हो जाए? लंबे समय तक जब कमी हो जाए तो उससे हमारे शरीर में कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो देखो, शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को और पोषक तत्वों के सेवन के बीच असंतुलन हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। मतलब हमारे शरीर को पोषण संबंधी जो भी जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो और पोषक तत्वों का जो हम सेवन कर रहे हैं, उनको हम खा रहे हैं, उनके बीच में जब असंतुलन पैदा हो जाए, या तो हम उनको ज्यादा खा लें या उनको क्या खा लें? हम कम खा लें, तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है? कुपोषण वाली स्थिति कहलाती है।
आमतौर पर कुपोषण को भूख के संदर्भ में देखा जाता है। जनरली हम ये बोलते हैं सर कुपोषण का मतलब ये खाना नहीं खा रहा है, भूख इसको लग रही है लेकिन खाना नहीं खा रहा है सब्जी के साथ में, तो ये बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, आगे चल करके क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। लेकिन कुपोषण और अतिपोषण दोनों ही कुपोषण के क्या रूप है। अतिपोषण का मतलब है सर इसमें पोषण तो हो गया, विकास तो हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे सर, पोषण हो गया, अतिपोषण हो गया। कुपोषण का मतलब जितना बताया था उतना पोषण नहीं हो रहा है, तो ये इसको कुपोषण की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखो कुपोषण जो होता है वो 2-3 तरीके का होता है, मेनली 2 होता है। कुपोषण 2 तरीके का होता है, एक अल्प पोषण और एक आपका दीर्घ पोषण या अति पोषण जो होता है। देखो होता क्या है, इसीलिए हमने बोला सर संतुलित भोजन करना जरूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट करेंगे तो आपके भोजन को प्रॉपर पोषण मिलेगा, और पोषण मिलेगा तो उसकी कमी से कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन कुपोषण में क्या दिक्कत है, कुपोषण में ये दिक्कत है कि सर कुपोषण में अगर आपने ज्यादा खा लिया तो भी आप कुपोषित हो गए, और अगर आपने कम खाना खाया है तो भी आप क्या हो गए, कुपोषित हो गए। तो सबसे पहले बात करें सर, कुपोषण 2 तरीके का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। सबसे पहले बात करें सर अल्प पोषण। अल्प पोषण से पता चल रहा है सर कम मात्रा में खाना। तो ऐसे पोषक तत्व जिनको आप कम मात्रा में खा पा रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में नहीं खा पा रहे हैं, तो आप क्या हो गए, अल्प कुपोषण के क्या हो गए, शिकार हो गए। अब वो कौन कौन से होंगे ये देखिए। कुपोषण के कारण बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है ना, कुपोषण रहता है। इसका मतलब मां प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रही तो बच्चे में ऐसी स्थिति पैदा होने के चांस रहते हैं। कुपोषण से प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैसे, क्वाशियोर रोग, मेरेस्मस रोग जो होते हैं, घेंगा, एनीमिया, विटामिन है ना, बेरी स्कर्वी और रिकेटस वाली बीमारियां हो जाएंगी कुपोषण अल्प पोषण की वजह से। नवजात शिशुओं के मामले में अपर्याप्त स्तनपान भी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको मां जो है वो स्तनपान नहीं कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, उसे दूध नहीं पिलाती है, कम पिलाती है, 2-4 महीने पिला करके छोड़ देती है, तो ऐसा बच्चा जो होता है वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। क्योंकि मां का दूध जो रहता है उस बच्चे के लिए बहुत से सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है, उसको बीमारियों से बचाता है और उसके लिए वो अच्छा भी साबित होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको अगर अपर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो ये कुपोषण का क्या हो जाएंगे, एक कारक बन जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में बात किया जाए सर अति पोषण। अति पोषण का मतलब होता है सर इसमें अधिक होना, उसमें तो कम हो रहा था और यहां क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक है, तो सर अति पोषण भी कुपोषण का ही एक प्रकार है। कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं सर आपका, है ना, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण और अति पोषण जो होते हैं। तो सर अति पोषण भी पोषण का एक प्रकार है जो अधिक खाने और कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे विशिष्ट पोषक तत्वों के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप पैदा होता है। मतलब अति पोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जो भी आदमी ज्यादा खाएगा, खासकर वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स ज्यादा खाएगा, तो उस व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ना, मोटापा छा जाएगा। तो ये अति पोषण से भी बीमारी हो गई, शरीर बहुत तगड़ा हो गया। अल्प पोषण से बीमारी हो गई, शरीर सूख करके बिल्कुल कांटा हो गया, है ना। तो ये अति पोषण भी आपका पोषण के प्रकार की कैटेगरी में आता है। अपर्याप्त व्यायाम और अधिक खाना और अधिक वजन इसके प्रमुख कारण है ना। आप प्रॉपर जो है वो हेल्थ और फिटनेस नहीं कर रहे हैं। अधिक भोजन के सेवन के कारण शरीर में वसा ऊतक जो होता रहता है, सवा ऊतक जो होता है ना, तो वसा ऊतक जो होता है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है, और असामान्य रूप से बढ़ जाता है और वसा कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मोटापा। मोटापा क्या होता है सर, जब हम बहुत ज्यादा भोजन खाते हैं तो उसमें जो वसा ऊतक होते हैं सामान्य रूप से बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिससे हमारे शरीर पर मोटापा छा जाता है। क्लियर है। अब मोटापा वाली स्थिति अगर हम देखें सर, मोटापा क्या होता है, मोटापा सर एक स्वास्थ्य कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है। मोटापा एक स्वास्थ्य इश्यू है, जरूरी नहीं कि ज्यादा खा रहे तो मोटापा छाएगा, जिसमें शरीर के अतिरिक्त वसा इस हद तक जमा हो जाती है, हमारे शरीर में फैट इस हद तक जमा हो जाती है कि इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और जीवन प्रत्याशा, लाइफ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जीने की जो चाह होती है वो कम हो सकती है। 80 की जगह बोलेंगे सर 60 में फ्री हो लें, तो वसा इतनी जम जाती है कि इसका एक प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लग जाता है। जब शरीर में वसा की मात्रा कुल शरीर के वजन का पोषण के लिए कितनी चाहिए, 25%, और महिलाओं के लिए कितनी चाहिए, 30%। ठीक है, ये वसा की मात्रा इतनी चाहिए।
इसके बाद में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स है ना, तो जो बॉडी मास इंडेक्स है, इससे आपका पता लगता है आपकी शारीरिक वृद्धि और विकास कितना हुआ है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से जब अगर हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि सर हमारे शरीर की वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना हुआ। तो पहली बात तो BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक जिसको हम बोलते हैं। सर बॉडी मास इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म BMI वजन से ऊंचाई का एक सूचकांक है। ये पता चल रहा है सर हाइट के हिसाब से इस बंदे का वजन इतना, तो उसका इंडिकेटर ये डिसाइड करता है आपका शरीर का वजन इतना है, आपकी हाइट इतनी है। तो ये वो इंडिकेटर हो गया जिसका उपयोग आमतौर पर वयस्कों को कम वजन, अधिक वजन और मोटापे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। तो इससे क्या रहता है, जो यूथ रहता है उसको कम वजन वाले के शरीर, इनका वजन कम है शरीर का, इसका तो वजन बहुत ज्यादा है, मोटा है ना, और परिणामी के रूप में मोटापे के रूप में वर्गीकृत करने के काम में आता है। इसे निकालते कैसे हैं सर, इसे किलोग्राम में भार को, जो बॉडी का जो वेट होता है उसको मीटर का जो वर्ग होता है ना, ऐसे इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी BMI, बॉडी मास इंडेक्स आएगा। क्लियर है, तो बॉडी मास इंडेक्स आ गया होगा समझ में। एक वयस्क जिसका वजन 80 kg है और ऊंचाई 2 मीटर है, उसका BMI कितना होगा, है ना, तो उसका BMI कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। आप इससे बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात की जाए सर बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला, BMI बराबर होता है सर वेट ऑफ द बॉडी, वस्तु का वजन ऊपर, नीचे हाइट जो होती है वो कितनी है ऑब्जेक्ट की, 2 है ना, 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे आप BMI निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। अब BMI के लेवल देखें कुछ कैटेगरी में, जैसे ये कैटेगरी होगी आपकी अंडर वेट, अल्प वजन वाली कैटेगरी होगी, सामान्य हिंदी वाली आपकी कैटेगरी हो गई, अधिक वजन वाली कैटेगरी होगी, सामान्य हिंदी नहीं है ना, सामान्य वजन वाली है ना, अधिक वजन वाली कैटेगरी होगी, और मोटापे वाली कैटेगरी होगी। अब देखो अल्प वजन जिनका बॉडी वेट कम है उनको हम क्या बोलते हैं, अंडर वेट। सबसे पहले तो नॉर्मल देख लो सर, नॉर्मल जो बॉडी वेट होता है वो 18 किलोग्राम से 23, कई बार 23 की जगह 25 भी लिखा हुआ जाता है ना, एक ही बात है। तो जो नॉर्मल इंसान होगा जिसका बॉडी मास इंडेक्स सही है, उसका बॉडी वेट जो होगा वो क्या होगा, 18 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में इतना होता है। लेकिन जिसका बॉडी वेट सामान्य बॉडी वेट से क्या होता है, कम, है ना, तो वो होता है अंडर वेट बोलते हैं। और अंडर वेट होता है आपका ये, है ना, 18 kg, है ना, पर मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका अंडर वेट। उसके बाद में हम बात करें सर ओवरवेट, तो ओवरवेट रहता है 23 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये ओवरवेट होता है। इस तरीके से एक तो गया सर नॉर्मल वेट, एक होता है अंडर वेट, मतलब शरीर का वजन नॉर्मल वजन से क्या होना, कम होना। दूसरा रहता है सर ओवरवेट, कि सर इसका जो वजन है वो दूसरे वजन से लेके आना, ठीक है। तो ये इससे निकलता है। अब ये वाली स्थिति जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मोटापे के नाम से जानते हैं, है ना, इस वाली स्थिति को। अब मोटापा कब होता है, ये अंडरवेट हो गया, बोलेंगे सर ये तो दुबला पतला कमजोर है, इसके बॉडी का वेट क्या है, बहुत कम है। ये बोलेंगे सर इसका, ये आदमी शरीर का वजन बहुत ज्यादा है। तो वजन ज्यादा होना ये एक अलग चीज होती है, मोटापा एक अलग चीज होता है। जब BMI लेवल आपका 25 से क्या हो ज्यादा, तो वह स्थिति क्या पैदा हो जाती है, आपकी मोटापा वाली स्थिति पैदा करता है। अब इसमें अगर आप देखें सर मोटापा हो गया, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे खानपान संबंधी बीमारी हो जाती है, आपकी ईटिंग डिसऑर्डर। BMI तो हमने पता कर ही लिया। जैसे खानपान संबंधी बहुत सारे विकार हो जाते हैं, ये किस वजह से होता है सर, हमारा खाना खाने का जो पैटर्न होता है वो अव्यवस्थित हो जाता है, हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है। जैसे हमारा खाना खाने का टाइम होता था सुबह 10 बजे, लेकिन जब हम फोन टीवी देख रहे हैं या हम खाना खा रहे हैं किसी फ्री होकर के जल्दी जल्दी 5 मिनट में खा रहे हैं, तो खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे हैं आप, खाने का पैटर्न आपका बिगड़ा हुआ है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो आमतौर पर 14 से 18 वर्ष की आयु के जो एडल्ट होते हैं किशोरों में देखी जा सकती है। वो सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं खाना खाने के प्रति। सर आपका जो ईटिंग डिसऑर्डर है वो 2 तरीके का होता है, एक AN होता है और एक आपका क्या होता है, BN होता है। AN को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सर एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। ये सर खाना खाने से इनकार करना, बच्चा क्या रहता है इसमें, खाना खाने से क्या करता है, इनकार। तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है, कौन सा विकार है सर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा उसको विकार है, और इस विकार की वजह से बच्चे के सामने खूब बढ़िया खाना रख रखा है, लेकिन खाना खाने से बार बार मना कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा एक आपका रहता है ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा,
इसमें क्या रहता है सर, बार बार बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो वो बुलिंग नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका ईटिंग डिसऑर्डर। अब हम ले लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे आपका क्वेश्चन आपका आरएस प्री में 1996 में आया क्वेश्चन, देखो क्या है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है। वो बोल रहा है सर एक यूनिट में सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी में जो ऊर्जा होती है वो भोजन के कौन से घटक में सबसे ज्यादा होती है, चार्ज होती है। सर विटामिन में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, या वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, या कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, या प्रोटीन में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सर वसा के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। कितनी होती है सर, 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है सर, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके अंदर पाई जाती है। तो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसके अंदर रहती है, वसा के अंदर रहती है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान कर रहा है। ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से बोल रहा है सर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व देने का काम कौन सा आहार करेगा। अब हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ऐसे नहीं दिया, उसने फूड का नाम दे दिया। तो सर फल जो है ये आपको मानव शरीर में नए ऊतकों के निर्माण में करेगा मदद, या सब्जियां करेंगी, या मिठाइयां करेंगी, या पनीर करेंगी, क्या करेंगी। तो सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पनीर। क्योंकि सर पनीर किसका स्रोत है सर, प्रोटीन का। प्रोटीन का रिच सोर्स है पनीर, इसलिए जो पनीर होता है इसके अंदर प्रोटीन होती है, और जो प्रोटीन होती है वही हमारे शरीर का क्या करती है, निर्माण करती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने का काम करती है। इसलिए इनमें से हमारे शरीर के ऊतकों की शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन इन चारों में से किसके अंदर मिलेगा, पनीर के अंदर मिलेगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है। एक बहुत हार्ड मेहनत कर रहा है उस आदमी को कितना रोजाना कैलोरी चाहिए सर, 3000 कैलोरी चाहिए, 2700 कैलोरी चाहिए, 4000 कैलोरी उसे रोजाना चाहिए, 6000 कैलोरी रोजाना चाहिए। देखो एक नॉर्मल जो इंसान होता है, सामान्य जो व्यक्ति होता है, उसको रोजाना दैनिक भोजन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है 2700 कैलोरी से लेकर के 3000 कैलोरी के बीच में। ठीक है, तो ये रहता है। अब कठोर परिश्रम तो 2700 से 3000 तो ये आपका सामान्य परिश्रम हो गए। अब 4000 और 6000, तो देखो जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो 3500 किलो कैलोरी से लेकर के 4000 किलो कैलोरी के बीच में, KCl, इतनी ऊर्जा इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। सर कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष अगर कठोर परिश्रम कर रहा है तो उसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी रोजाना, 4000 किलो कैलोरी। अगर नॉर्मल इंसान है तो उसे 2700 से आपका 3000 किलो कैलोरी या 2500 से 3000 किलो कैलोरी के बीच में ऊर्जा चाहिए। अगर वो किसान है, खेत में काम कर रहा है, तो उसे 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। यह आपका RS-RTS प्री 2012 में क्वेश्चन आया था। अब बात की जाए, ये आपका RS प्री 2023 के अंदर क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए बात करते हैं, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है उसका आपको चुनाव करना है। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन का आपको चुनाव करना है। क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं पहले उनको देखते हैं। सर हम प्रोटीन जंतु और पादप स्रोत दोनों से प्राप्त करते हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था। सर जैसे जंतुओं से हमें एल्बुमिन प्रोटीन मिलती है, जंतु स्रोत में मछली हो गई, मीट हो गया, अंडा हो गया, है ना, ये जंतु स्रोत होते हैं जिनसे प्रोटीन मिलती है। और पादप स्रोतों से सोयाबीन, दाल, है ना, मूंग, इनसे प्रोटीन मिलती है। तो ये तो बात सही है, कथन तो गलत नहीं है। सर प्रोटीन एमिनो अम्लों से बने होते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। सर प्रोटीन एमिनो अम्लों का होता है बहुलक। क्या होता है सर, ये एमिनो अम्लों का क्या होता है, ये बहुलक होता है, पॉलीमर होता है ना। और कितने एमिनो अम्लों से मिलकर के होता है सर प्रोटीन का निर्माण, 20 एमिनो एसिड से मिलकर के होता है, जिसमें से आपके 10 जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, गैर जरूरी, और 10 आवश्यक होते हैं। आवश्यक जो एमिनो अम्ल होते हैं उनको तो हमारे शरीर खुद बनाता है, और जो जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल है, उनको हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जब 20 एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तब एक प्रोटीन के अणु का क्या होता है, निर्माण। तो दूसरा कथन तो सही है सर, प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से बनता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है।
चौथा ऑप्शन देखें सर, प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला कथन क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सर हमारा शरीर का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन से नहीं होता, लगभग 15% भाग किसका बना होता है, हमारे शरीर का प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर का 15% भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। जबकि ये क्या कह रहा है सर, 30% भाग प्रोटीन का बना होता है। तो ये तो बात गलत कह रहा है, और गलत बात को ही हमें इसमें से सेलेक्ट करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है, ये बात गलत है। 30% नहीं बना होता, 15% भाग बना होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में से भी ले लेते हैं। जैसे ये आपका क्वेश्चन जो दे रखा है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथन पर हम विचार करेंगे। और कथन क्या क्या दे रखे हैं? पहला कथन दे रखा है, पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु सर्वभक्षी, शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। दूसरा कथन दे रखा है, मधुमक्खी शाकाहारी जंतु है, जबकि मशरूम जो है परजीवी उत्पाद है। इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है? दोनों में से। इसका मतलब दोनों में से तो एक असत्य है। असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। तो सर पोषण के लिए प्रयुक्त भोजन के स्रोत के आधार पर जंतु, मतलब हम सर्वभक्षी होते हैं, मतलब हम मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सर हम सर्वभक्षी भी हो गए या सर्वहारी हो गए, शाकाहारी भी हो गए, और हम क्या हो गए, मांसाहारी हो गए, है ना। तो पहला कथन तो क्या है, सत्य है। दूसरा कथन, सर मधुमक्खी शाकाहारी जंतु है, क्या मधुमक्खी शाकाहार खाती है? नहीं सर, मधुमक्खी रस चूसती है। मधुमक्खी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, मधुमक्खी सिर्फ रसारोहण करती है ना। परागकरण की जब प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से वो रसारोहण करती है, रस चूसती है। तो ये बात गलत है। जबकि मशरूम पैरासाइट परजीवी होता है, नहीं, मशरूम परजीवी भी नहीं होता। तो दूसरा जो कथन है हमारा क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 2 कथन में जो बात कहेगी वो क्या है, असत्य है। कथन 1 में जो बात कहेगी वो क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन के घटकों के संदर्भ में जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उनके रेफरेंस में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन क्या है, असत्य है? ये भी हमसे पूछा है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 से लिया गया है। देखो पहला कथन कह रहा है सर गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है सर, इनके अंदर क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। गेहूं, चावल, आलू, बाजरा, इन सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। दूसरा कथन कह रहा है सर राजमा, मूंग, मटर जैसी दालें, दूध और अंडे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। नहीं सर, ये गलत है। ये वाला कथन क्या है, गलत है। तो दूसरा कथन गलत हो गया। और देखें सर, खाद्य तेल और मक्खन वसा के प्रमुख स्रोत है, तो ये बात सही है सर। जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल होते हैं और जो आपका क्या है, मक्खन, मतलब घी भी बोल सकते हैं आप इसे, बटर है ना, ये आपके फैट के सोर्स हैं, वसा के स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है, ये कथन तो गलत है ही नहीं है। प्राय सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन और खनिज लवण प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये भी आपकी जितनी भी सब्जियां होती हैं वो आपको विटामिन और खनिज लवण प्रदान करती हैं। तो इसमें गलत कथन कौन सा हुआ, 2। सर राजमा, तो केवल गलत कथन 2 ये गलत है ना, है ना। राजमा, मूंग, मटर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है सर। राजमा, मूंग, मटर, दाल, दूध, अंडे, इनके अंदर क्या पाया जाता है सर, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, ये रिच सोर्स हैं। क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आज का चैप्टर आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी अपकमिंग एग्जाम में। और मैंने आपको पूरा ये ढंग से समझाया, बैलेंस डाइट क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, है ना, कौन कौन से उनके घटक थे, और फिर उनसे रिलेटेड हमने प्रीवियस एग्जाम आए क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने चर्चा करी। उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप आरएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप जो है आरएएस प्री और एसआई के लिए अगर आप रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का हमारा ऑनलाइन कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की या सीटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो बोल रहे हैं कि सर हमारा आरएएस के प्री के सिलेबस की तो तैयारी है, लेकिन हमारा रीजनिंग जो होता है और इसमें से जो आपका मेंटल एबिलिटी होता है, मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन, ये हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे काफ़ी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमारा जीके वीके तो हिंदी तो हमारा अच्छा तैयार है, उसकी तो हमें तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें चाहिए सर एक तो साइंस टेक चाहिए और दूसरा हमें मैथ रीजनिंग, ये और हम अच्छा कवर कर लें तो हमारी तैयारी आरएएस की भी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया है आरएएस की और एसआई के लिए रीजनिंग और मैथ का। ये जो लॉन्च किया है राइज
है ना, सिविल सर्विसेज का ऐप है, इसके प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड ये कोर्स मिलेगा आपको, है ना, विद आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, है ना। ये जो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मैथ और रीजनिंग का, अभी एक ऑफर चल रहा है मात्र 499 रुपए में आरएस प्री के लिए आपका मैथ्स और रीजनिंग का ऑनलाइन कोर्स आपको राइज के ऐप पर मिलेगा। ऐप प्ले स्टोर पे आप राइज सिविल सर्विसेज के नाम से ऐप डाउनलोड करो और वहां पर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, आरएएस और एसआई के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड, जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया और उसी में से क्वेश्चन हमने किए, तो पूरा मटेरियल आपको एग्जाम ओरिएंटेड, दाएं बाएं आलतू फालतू का मैट्रिक्स में आपको नहीं मिलेगा। और अगर हाँ आप मेरा साइंस टेक का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सर आरएएस आईएएस और जो भी सीईटी के लिए आप अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सेपरेट कि सर मुझे केवल और केवल साइंस टेक पढ़ना है, यही टफ लगता है, ये हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है, और जैसा कि आपने मेरी पीपीटी स्लाइड्स को देखा, मैं कितनी अच्छी इंटरेक्टिव पीपीटी स्लाइड्स बनाता हूं और पूरा कंटेंट ऑथेंटिक एनसीईआरटी के सोर्स से और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके सोर्स से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए सोर्स हम बनाते हैं और साथ के साथ उसमें आपको क्वेश्चन करवाते हैं एनसीईआरटी के और पीवाईक्यू। तो इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है, पढ़ाया जाता है। तो मेरी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको यहीं मिलेंगी राइज के इस सिविल सर्विसेज के ऐप पर। आप जो है इसको ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसकी भी कॉस्ट मात्र 499 रुपये। अभी हमने एक ऑफर प्राइस में लॉन्च किया दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर, और बाद में इसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो अगर जो स्टूडेंट अपना विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला, जो स्टूडेंट अपना मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है सर हमने कई जगह जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमने आरएएस का वो हमने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, लेकिन वहाँ सर हमने जीके का टीचर देख करके उसके नाम पे देख करके हमने कोर्स ले लिया था, लेकिन वहाँ में सर मैथ रीजनिंग का कोर्स में वो क्वालिटी नहीं मिल रही, हमें साइंस टेक में वो क्वालिटी नहीं मिल रही। तो आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस भी, आपको पूरा कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ मैथ रीजनिंग केवल साइंस टेक का कोर्स अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो उसका कोर्स आपका इस पर क्या है, ऐप पर अवेलेबल है ना। तो आप जो है यहाँ इसको डाउनलोड करके और आप ये ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इसमें साइंस टेक बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना बेहतरीन कंटेंट, रिफाइंड कंटेंट है ना, एनसीईआरटी से और उनसे कंटेंट छान करके तैयार किया गया ऑथेंटिक सोर्स से आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मेरी उसी चैप्टर की आप जो नोट्स हैं एक बहुत बड़े नामी इंस्टीट्यूट से आप उनसे मिला के देख लें, और ये जो मेरी जो स्लाइड्स है पीपीटी स्लाइड्स है इस पे जो नोट्स है ये आप मैच करके देख लें, इनमें और उनमें डिफरेंस मिलेगा। जो इनमें मैंने बातें लिख रखी हैं, जो पढ़ाई है, वो आपको उनमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हर एक लाइन एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की किताब और ऑथेंटिक सोर्स से ही हर एक लाइन है। आप इन लाइनों को मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी की किताबों से, जबकि उनमें दाएं बाएं का बहुत एक्स्ट्रा मैटर दे रखा है ना। 12th एनसीईआरटी का मैटर भी बहुत ज्यादा भर रखा है, जबकि आपको 12th का मैटर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक आध चैप्टर को छोड़ करके, है ना। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और इसके जो आगे के जो टॉपिक है डिटेल, अब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, वो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।